बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जेम्स स्टीवर्ट बुक, चैप्टर 8, फर्दर एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रेशन। तो पहले हमने इसकी एप्लीकेशन पढ़ी इंटीग्रेशन की कि ये हमें एरिया अंडर द कर्व देता है, और अब इस चैप्टर में हमने इसकी फर्दर एप्लीकेशंस पढ़नी है, जिनमें से पहला सेक्शन 8.1 आर्क लेंथ। अगर आपके पास कोई पीस ऑफ कर्व है और आपने इसकी लेंथ फाइंड करनी है, तो इसके लिए हम जो है वो इंटेग्रल का जो है वो सहारा लेंगे, और उसके लिए हमने जो करना है वो ये है कि सबसे पहले हमने इस कर्व का जो रिप्रेजेंटेटिव फंक्शन होगा वो हम फाइंड करेंगे, और फिर हम उसको जो है वो इंटीग्रेट कर लिया करेंगे। तो अब इस कर्व को लेंथ फाइंड करने के लिए जो स्ट्रेटेजी है वो वही है जो हमने एरिया अंडर द कर्व के लिए हमने जो है वो यूज़ की थी। अब मिसाल ये इसकी ये सामने ये आप हम फिगर नंबर 3 में आ गए हैं। अगर आपके पास ये ब्लू कलर का जो कर्व है, ये असल कर्व है, और हमने जब मैं एरिया की बात करता हूँ, पहले एरिया अंडर द कर्व हम फाइंड कर रहे थे यूजिंग द ट्रापीजियम रूल। तो हमने क्या किया था, हमने ये किया था कि जो इंटरवल ए बी है इसको हमने जो है वो पीसेस में डिवाइड कर दिया था इक्वल विड्थ की स्ट्रिप्स में, और फिर हर स्ट्रिप पे हमने क्या किया था कि एक लीनियर फंक्शन से उसको अप्रॉक्सीमेट किया था, यानी यूं कह लें कि हमने ट्रापीजियम्स बनाई थी। ये जो रेड कलर की लाइंस यहाँ पे लगी हुई हैं, ये सारी की सारी क्या हैं, ये उसको ट्रापीजियम बना रही थी। अब ये तो हो गया था एरिया अंडर द कर्व, और इसको हमने ट्रापीजियम रूल भी कहा था, और फिर हमने सेकंड डिग्री पैराबोला से अप्रॉक्सीमेट किया था, तो हमने उसको सिम्पसन रूल भी जो है वो उसका नाम सिम्पसन रूल जो है वो रखा था, लिखा था। अच्छा, अब आ गए हम कि आर्क लेंथ फाइंड करनी है। तो इससे पहले कि इसका फार्मूला ड्राइव किया जाए, आप देखें कि वो ये कह रहा है कि आप इस ए बी इंटरवल को इक्वल स्ट्रिप्स में जो है वो पहले नंबर पे तो इनको डिवाइड कर लें, और दूसरे नंबर पे क्या है, आप ये कहें कि आपके पास जो ये पॉइंट है, यानी दो पहली जो स्ट्रिप है उसका पहला और आखिरी पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर लें, और फिर इसी तरह से बाकी सबको जो है वो ज्वाइन करते चले जाएं, और फिर ये जो डिस्टेंस है पी नॉट पी वन, जो कि इस का डिस्प्लेसमेंट बनता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट का, जो कि रेड कर्व के ज़रिए दिखाया जा रहा है, यहाँ पे रेड लाइन के ज़रिए दिखाया जा रहा है। तो अगर आप डिस्टेंस फार्मूले से ये पी नॉट पी वन फाइंड करते हैं, तो एक्चुअली आपको क्या कौन सी लेंथ मिलेगी, ये जो रेड कलर की लाइन है इसकी लेंथ मिलेगी, जबकि दूसरी जो ब्लू कलर वाली है वो ज़ाहिर है नॉन लीनियर कर्व है, लाइन नहीं है। तो ये फिर हम इस तरह से ये करेंगे कि ये जो सारे रेड कलर की जो लेंथेस हैं, इन सब को डिस्टेंस फार्मूले से कंप्यूट कर लेंगे, और कंप्यूट करने के बाद उनको कर देंगे ऐड। तो फिर जो हमारे पास आंसर आएगा, हम कहेंगे कि दैट इज़ अप्रॉक्सीमेशन टू द लेंथ ऑफ दिस ब्लू कर्व। ब्लू कलर वाली कर्व की ये क्या है, अप्रॉक्सीमेशन है। वाज़े नज़र आ रहा है कि आप ब्लू कर्व के ऊपर जो है वो स्लाइड करते हुए जाएं, तो आपके पास जो है वो उसकी वैल्यू जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा वो कोई और होगी, और अगर आप जो है वो इस रेड लाइंस जो कि बनी हुई हैं, स्ट्रेट लाइंस हैं, मतलब पीसेस हैं, इनके ऊपर ट्रैवल करते हुए जाएंगे, तो ये डिस्टेंसेस या ये जो टोटल डिस्टेंस बनेगा ये डिप और होगा, और जो उन दोनों डिस्टेंसेस में, यानी ब्लू कलर वाला डिस्टेंस, ब्लू कर्व वाला डिस्टेंस, और ये जो रेड वाले हैं, इनके दरमियान में जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, एरर होगा।
ठीक है, ये ऑलरेडी हम ये बात जानते हैं, रिपीट कर दिए। अच्छा, अब इसको फिर हम इसी बात को, यही जो बात की है, डिस्टेंसेस को ऐड कर दें। अच्छा, अब अगर ये जो नंबर ऑफ स्ट्रिप्स हैं, इन जितनी ज़्यादा होंगी उतना एरर क्या होगा, कम होगा। और ये बात इधर साइड पे फिगर में ये बात समझाई भी गई है, ऑलरेडी हम जानते भी हैं। ये आपके पास कर्व है एक फॉर एग्जांपल, तो उसको सिर्फ 2 पॉइंट्स लेके अप्रॉक्सीमेट किया, तो अब एक बंदा जो है वो इस रेड लाइन के ऊपर ट्रैवल करके जाता है और दूसरा बंदा इस ब्लू कर्व के ऊपर जाता है, तो देयर विल बी अ डिफरेंस, एक वाज़ेह डिफरेंस है दोनों की डिस्टेंस ट्रैवल में। अब आप यहाँ पे पॉइंट एक और ऐड कर देते हैं, तो फिर जो है वो आप देखेंगे कि इनके दरमियान में जो गैप था या एरर जो है वो अब पहले की निस्बत कम हो गया है। एक बंदा ब्लू कर्व के ऊपर गया, वो वही डिस्टेंस है जो ऑलरेडी है, और दूसरा बंदा इस लाइन के ऊपर और फिर रेड लाइन के ऊपर ट्रैवल करता हुआ गया, तो फ़र्क कम हुआ। इसी तरह से अगले वाले कर्व में और इस तरह, तो ये वाज़े हो रहा है कि अगर आप नंबर ऑफ़ पॉइंट्स जो हैं वो अप्रॉक्सीमेशन के लिए बढ़ाते चले जाएं, तो एरर जो है वो कम होता चला जाएगा। और इसी तरह का सिचुएशन जो है वो यहाँ पे भी आपको नज़र आता है कि आपके पास ये ब्लू जो है वो सर्कल है, और रेड लाइन वाला जो है ये आप इसको कांस्टेंट फंक्शन कंसिडर कर सकते हैं। तो कांस्टेंट फंक्शन से कंसिडर कर रहे हैं, तो गैप ज़्यादा है, एरर ज़्यादा है। फिर आपने क्या किया, नंबर ऑफ़ पॉइंट्स जो हैं वो बढ़ाए हैं, और बढ़ाने से जो है वो एरर कम हुआ, और बढ़ाए हैं तो और कम हुआ, और बढ़ाए हैं तो और कम हुआ। तो ये स्ट्रेटेजी है। वापस आते हैं इस कर्व के ऊपर। तो इसमें ये है कि आप जितने ज़्यादा जो है वो लेंगे, उतना ज़्यादा एरर जो है वो कम होगा। और अगर आप इसको एन अप्रोच, यानी ये जो नंबर ऑफ़ स्ट्रिप्स हैं या इंटरवल्स हैं, अगर इसका नाम एन है और एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है, तो एरर विल गोज़ टू ज़ीरो। तो बस यही कुछ है कि आपने आर्क लेंथ एल है, और दैट विल बी इक्वल टू, ये जो सारे पॉइंट्स आपने लिए हैं उनका डिस्टेंस फार्मूला से डिस्टेंस फाइंड कर लें, और उनको सम कर, ये लगाया हुआ है, ऐड कर लें। और अगर तो ये n जो है वो फाइनाइट है, लिमिट की बात हम नहीं करते, तो फिर यहाँ पे आएगा अप्रॉक्सीमेशन। और अगर आप जो है वो इसको करते हैं कि नंबर ऑफ स्ट्रिप्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, लिमिट लेते हैं, तो फिर जो आर्क लेंथ है ब्लू कर्व वाली, दैट विल बी इक्वल टू दिस। तो ये सेम वही केस है जो हमने उसमें उनमें जो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन थी, उसके जो मेथड थे वो हमने पढ़े थे। अब इसी को यूज़ करेंगे। यहाँ पे एक बात जो है वो समझ लेनी चाहिए कि ये जो डिस्टेंस फार्मूला है, अगर हम यहाँ पे कहते हैं कि एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो हम इनफाइनाइट डिस्टेंसेस जो है वो कैलकुलेट नहीं कर सकते। ठीक है, आप बात को ज़रा समझें कि अगर आपके पास यहाँ पे ये डिस्टेंसेस थे, तो ये आप 4 5 6 7 8 डिस्टेंसेस तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन आप चूँकि एग्जैक्ट फार्मूला फाइंड करना चाह रहे हैं, तो एग्जैक्ट के लिए ये इनफाइनाइट को अप्रोच करेगा, और वो कैलकुलेशन हम नहीं कर सकते। और जब वो कैलकुलेशन हम नहीं कर सकते, तो लिहाजा हमारी यही कोशिश होगी कि हम ये जो डिस्टेंस फार्मूला, ये जो कुछ आ रहा है, इसका मुतबादिल ढूंढें। और इसका मुतबादिल जो है वो फिर हमने ढूंढा इंटेग्रल की शक्ल में। अब वो कैसे ढूंढा है, बिल्कुल सादा सा है, आपके ज़िम्मे भी लगाया था कि आपने इसको करना है, हो सकता है किया हो आपने। तो आर्बिट्रेरीली दो कंसेक्यूटिव पॉइंट्स ले लिए, पी आई और पी आई माइनस वन, और उनके दरमियान में डिस्टेंस जो है वो क्या होगा, उसके कोऑर्डिनेट्स अगर इन जनरल आप लेते हैं, पी आई के कोऑर्डिनेट्स फॉर एग्जांपल एक्स आई वाई आई हैं, और इसी तरह से पी आई माइनस वन के कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो पी आई यानी एक्स आई माइनस वन वाई आई माइनस वन है। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, एक्स टू माइनस एक्स वन का स्केयर, वाई टू माइनस वाई वन का स्केयर। अगर दो पॉइंट्स हैं पी वन और पी टू, तो स्केयर रूट आ जाता है, अगर आई की इंडेक्सिंग में तो आई आ जाएगा।
और ये जो x का डिफरेंस है इसको आप डेल्टा x कह सकते हैं, और y वाला जो डिस्टेंस है वो क्या कह सकते हैं, डेल्टा y कह सकते हैं। अच्छा, इसमें ये जो x डिस्टेंस है वो क्या है, वो यहाँ पे आपको दिया हुआ है। मिसाल के तौर पे xi-1 है, ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ग्राफ के ऊपर, और ये xi है, कोई से भी दो पॉइंट्स हैं ith लेवल के ऊपर, और इनके ऊपर जो आउटपुट है वो क्या होगी, इस पॉइंट के ऊपर yi-1, और ये हाइट जो दूसरे वाली है ये क्या होगी, yi होगी। ये जो P0, P1, P2 है ये सारे क्या हैं, ये पॉइंट्स हैं, और इन हर पॉइंट का जो मिसाल के तौर पे ये P1 है, इस P1 के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x1 एंड y1। तो x1 कौन सी लेंथ होगी, जो स्ट्रिप की विड्थ होगी, पहली स्ट्रिप की विड्थ, और y1 क्या होगी, y1 जो है वो x1 के ऊपर जो आपकी हाइट आएगी वो y1 कहलाएगी। तो बहरहाल इस पॉइंट P1 और P0 और ये सारे ये डिस्टेंस फार्मूला से जो है वो उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आर्बिट्रेरीली कोई से भी दो पॉइंट्स का जो डिस्टेंस फार्मूला से आपके पास आएगा वो ये आएगा डिस्टेंस। अच्छा, उसके बाद बाई अप्लाइंग द मीन वैल्यू थ्योरम to the function on the interval xi minus 1 x, we find that there is a number xi star between these and is such that। तो ये हमने मीन वैल्यू थ्योरम पढ़ा हुआ था कि वो ये कहता है कि अगर आपके पास कुछ चीज़ें जो है वो फंक्शन कंटिन्यूस है और जो उसकी शराइत थी वो वाली, तो इस वो उससे हमने क्या कहा था कि स्लोप ऑफ द सीकेंड लाइन, ये इसको नीचे ले आए दूसरी साइड पे, एक्स आई और -xi-1 को नीचे ले आए, तो आपके पास जो यहाँ पे सूरत हाल बनेगी वो क्या बनेगी, स्लोप ऑफ द सीकेंड लाइन। और ये क्या चीज़ है, एफ डैश, ये डेरिवेटिव है, तो ये है स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन। तो वहाँ पे हमने पढ़ा था कि एक नंबर मीन वैल्यू थ्योरम में कि एक नंबर एक्स स्टार इंटरवल में ज़रूर होगा सच दैट स्लोप ऑफ द सीकेंट लाइन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन। ये स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन है इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द सीकेंट लाइन। ये वही चीज़ नहीं है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो अगर नहीं है याद तो मीन वाले थ्योरम को जाके दोबारा लेक्चर सुन लें, या उसका जो है नोट्स आपने बनाए हैं तो उसको देख लें, तो ये अप्लाई कर दिया। तो ये चीज़ जो है ये बन गया डेल्टा वाई, और जो इधर वाली चीज़ है ये बना डेल्टा एक्स। तो डेल्टा वाई की जगह पे यही जो ऊपर अभी डिस्टेंस फार्मूला ये हमने फाइंड किया है, इसमें डेल्टा वाई की जगह पे ये जो डेल्टा वाई है, जो अभी यहाँ पे एक्सप्रेशन हमने फाइंड किया है मीन वैल्यू थ्योरम से, उसके साथ इसको रिप्लेस कर दें। ये डेल्टा वाई है, उसकी जगह पे ये ऊपर वाला यहाँ से वैल्यू जो है वो यहाँ पे पुट कर दें, डेल्टा वाई की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें, और जब पुट कर दें तो आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। और यहाँ से डेल्टा एक्स स्क्वायर जो है वो कॉमन आता है, उसको कॉमन ले लें, और जब कॉमन लेके उसको फिर अलग भी किया तो स्क्वायर रूट से अलग हो जाएगा, उसका अलग स्क्वायर रूट आएगा, और फिर स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो अल्टीमेटली आपके पास ये फार्मूला बनता है। अब ये है आपके पास किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान में फासला। तो अब इसकी वैल्यू जो Pi-1 और Pi है, इसकी जो ये वैल्यू निकली है, इसको ऊपर जाके जो लेंथ वाला फार्मूला अभी हमने डिस्कस किया है इसमें पुट कर दें। अब जब आप इसमें इसको पुट कर देंगे तो आपके पास क्या होगा, जब इसकी जगह पे पुट किया आपने तो आपके पास ये चीज़ आ गई। अब देखें कि जो बात मैंने पहले की है कि ये जो इनफाइनाइट स्ट्रिप्स के लिए ये डिस्टेंस फार्मूला के ज़रिए फाइंड करना इन लेंथ्स को, ये पॉसिबल नहीं है। उसकी बजाय हमने क्या करते हैं, एक फ़ंक्शन ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो ये फ़ंक्शन हमने उसका मुतबादिल ढूंढ लिया है,
पी आई माइनस वन पी आई के लिए हमने फंक्शन उसका मुतबादिल ढूंढ लिया। ये अभी ऊपर देखें, ये जो अभी हमने ये सर्च किया है, ये क्या मीन वैल्यू थ्योरम के एप्लीकेशन के ज़रिए हमने क्या फाइंड किया है, डिस्टेंस के लिए डिस्टेंस फार्मूला वो जो हम ऑलरेडी जानते हैं दो पॉइंट्स के दरमियान में, उसके लिए हमने क्या किया है, ये फंक्शन ढूंढ लिया। अब फंक्शन की इस शक्ल को वो हम ऑलरेडी जानते हैं कि हम इस तरह के सूरत हाल को जो है वो उसको इंटेग्रल के इक्वल लेते हैं। ये हमारा प्रीवियस जो हमारे लेक्चर हैं, यानी जहाँ पे हमने बिल्कुल शुरू में जहाँ पे हमने इंटेग्रल को डिफ़ाइन किया था एक्चुअली सम के ज़रिए, रिमान सम के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। तो अब आप ये कह सकते हैं कि दिस एल इज़ इक्वल टू ये वाला इस फंक्शन का इंटेग्रल। अब इंटेग्रल जो है वो हमने टेक्निक्स पढ़ रखी हैं, हमें उनके हवाले से कोई मसला नहीं है। लिहाजा अब जो भी हमारे पास आर्क लेंथ आएगी, आर्क लेंथ अगर हमने कोई फाइंड करनी है, अगर हम उसका ये फंक्शन फाइंड करने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर हमें कोई मसला नहीं है आर्क लेंथ फाइंड करने में। तो लिहाजा अल्टीमेटली ये वो यहाँ पे फर्दर डब्बे में उसने बंद करके क्या कह दिया कि अगर आपने किसी इंटरवल ए बी के ऊपर किसी कर्व का लेंथ फाइंड करना है तो उसके लिए आपके पास ये फार्मूला है, और ये फार्मूला हमने अंधाधुंध नहीं लिख दिया बल्कि ये ड्राइव किया है। और इसकी दूसरी फॉर्म एफ प्राइम एक्स की डी वाई बाई डी एक्स की शक्ल में भी आप लिख सकते हैं। अच्छा, अब एक और बात भी है यहाँ पे कि ये जो फार्मूला है, फार्मूला नंबर 3, इसमें अगर y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है तो ये फार्मूला आपका है। अगर आपका इसमें यानी इसमें ज़ाहिर है x इनपुट वेरिएबल है, y आउटपुट वेरिएबल है। अगर आपका फंक्शन इस तरह से दिया हुआ हो कि x आउटपुट वेरिएबल है और y इनपुट वेरिएबल है, तो फिर इस फंक्शन की जो है वो शक्ल थोड़ी सी तब्दील हो जाएगी। डी वाई बाई डी एक्स की जगह पे क्या हो जाएगा, डी एक्स बाई डी वाई हो जाएगा। ये आगे एक्सरसाइजेज में ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसमें फंक्शन जो है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की शक्ल की बजाय किस शक्ल में दिया हुआ है, x इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई की शक्ल में। तो उस सूरत हाल में आपने क्या करना होगा कि डी वाई बाई डी एक्स कंप्यूट करने के बजाय डी एक्स बाई डी वाई फाइंड कर लेंगे और उसको उसमें पुट कर देंगे। तो एग्जांपल नंबर 1 है, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ द सेमी क्यूबिकल पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब बिटवीन द पॉइंट्स, ये दो पॉइंट्स हैं 1 1 एंड 4 2, सी फिगर 5 जो है उसमें है। तो अब इसको पहले फंक्शन की शक्ल में लिख लें, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब। तो उसके लिए ये है कि दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लें। इसका स्क्वायर रूट लेने से क्या होगा, वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर 3/2 हो जाएगा। और इसका डेरिवेटिव फाइंड कर लें तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू दिस। और ये जो डी वाई बाई डी एक्स है इसको आप फार्मूला में जो अभी ऊपर फार्मूला हमने फाइंड किया था उसमें पुट कर दें। तो उसमें पुट कर देने से आपके पास एक ऐसा फंक्शन आ गया। देखें ये वो फंक्शन है, बात को मिक्स नहीं करना, ये वाला जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ये वो फंक्शन है जिसकी आर्क की लेंथ फाइंड करनी है। और ये वाला जो फंक्शन आया है ये वो फंक्शन है जिसका इंटेग्रल हम फाइंड करेंगे तो एक्चुअली इसी आर्क की जो इस फंक्शन से आर्क बन रही है उसकी हमें लेंथ मिलेगी। तो ये बात ध्यान में रखना ज़रूरी है। और उसके बाद अब मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे। इसको सॉल्व भी किया हुआ है, नहीं भी किया हुआ होता तो वह आप खुद करते। तो इसको इंटीग्रेट कर लें और आपके पास क्या आ जाएगी, लेंथ आ जाएगी, उसकी लिमिट्स भी आप अप्लाई कर देंगे तो अल्टीमेटली आपके पास लेंथ आ जाएगी। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में भी सॉरी, हाँ ये फार्मूला आगे आ गया है, वही वाली बात जो मैंने अभी की है कि अगर आपका
y इनपुट वेरिएबल है और x जो है वो आउटपुट वेरिएबल है, तो उस सूरत में क्या हो जाएगा, आपके पास y बाई डी एक्स के बजाय dx बाई डी वाई हो जाएगा। ये वही बात दोबारा आ गई है। तो ठीक है, बस करें फिर। यहाँ पे आ जाएं, वाई स्केयर इज इक्वल टू एक्स है और पॉइंट आपको दिए हुए हैं। अब एक तो ये भी तरीका है कि आप दोनों साइड पे स्केयर रूट ले लें और आप y इज इक्वल टू एक्स का स्केयर रूट आ जाएगा, उससे भी कर सकते हैं। हो सकता है उसे कोई कॉम्प्लिकेशन आ रही हो, तो अगर उसे कोई कॉम्प्लिकेशन आ रही हो तो अगर ज़ाहिर है आपने ये वाला इंटेग्रल जिसका लेना है उस फंक्शन को भी तो आपने फाइंड करना है, तो वो भी रीज़नेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि फिर आप ट्राई करके देखें, यही वाई स्केयर इज इक्वल टू एक्स है ना, इसी को ही ऐसे यूज़ करके देखें। हो सकता है कि ये सॉल्व ना हो सके या इसको इंटेग्रेट करना ज़्यादा मुश्किल हो, या हो सकता है दोनों से हो जाए। उसके बाद फिर क्या है, उसने ये किया कि x को आउटपुट वेरिएबल के तौर पे ले लिया और y को इनपुट वेरिएबल के तौर पे ले लिया। और अब लिमिट्स जो हैं वो कौन सी वाली यूज़ होंगी, y वाली यूज़ होंगी, यानी y की वैल्यू 0 से 1 तक। इस बात का ध्यान रखना है, अगर पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं या नहीं भी दिए हुए तो आपने लिमिट्स जो है वो इनपुट वेरिएबल की लेनी है। अगर आपका x इनपुट वेरिएबल है तो लिमिट्स जो इंटीग्रल की आएंगी वो x की होंगी, और अगर y में है, मिसाल के तौर पे ये dy है, y के लिहाज से इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो फिर ये लिमिट्स जो है वो y की होंगी। इस बात का भी आपने ख्याल रखना है। तो लिहाजा यहाँ से dx बाई डी वाई कंप्यूट करें और इसमें उसकी वैल्यू पुट कर दें और आगे इसको इंटीग्रेट करें और लिमिट्स पुट करें और आपके पास आपकी जो आर्क लेंथ है वो आपके पास आ जाएगी, जो भी आती है। उसके बाद इसी तरह से एग्जांपल नंबर 3 है, सॉल्व्ड है, इसको करेंगे। और उसके बाद उसने आर्क लेंथ फंक्शन कहा है। आर्क लेंथ फंक्शन वो किसको कह रहा है, जिसको हमने कहा है, मतलब हम पहले ये बात कर चुके हैं। एक वो फंक्शन है जिससे आर्क बन रही है, ये देखें, जो दोबारा बता रहा हूँ, पहले बता दिया। ये वो फंक्शन है जिसकी आर्क की लेंथ फाइंड करनी है, और ये वाला वो फंक्शन है जिसके ज़रिए आर्क लेंथ इस फंक्शन की फाइंड होगी, इस फंक्शन की। ठीक है, तो लिहाजा इसको जिसको इंटीग्रेट करें इसको हम क्या कहेंगे, आर्क लेंथ फंक्शन जो है वो मतलब ओवरऑल जो ये बन रहा है एस ऑफ एक्स, और इसकी ज़ाहिर लिमिट एक फ़िक्स होगी और दूसरी लिमिट जो है वो आप चेंज करते जाएंगे, तो आर्क लेंथ जो है वो यकीनन ज़ाहिर चेंज होती जाएगी, तो इसको आर्क लेंथ फंक्शन हम कहेंगे। ऑन द सेम लाइंस जैसे हमने एरिया फंक्शन ए ऑफ एक्स डिफाइन किया था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस को एड्रेस करते हुए शुरू के लेक्चर्स में, जैसे हमने एरिया फंक्शन डिफाइन किया था उसी तरह से आर्क लेंथ फंक्शन है। आप x की वैल्यू चेंज करेंगे तो आर्क लेंथ जो है वो चेंज हो जाएगी। तो उसके बाद एक्सरसाइज में आते हैं। एक्सरसाइज में जो पहला क्वेश्चन है वो कहता है यूज़ द आर्क लेंथ फार्मूला, इंटीग्रेशन वाला, और इसकी मदद से ये आप करें। दूसरा वो कहता है चेक योर आंसर बाय नोटिंग दैट द कर्व इज अ लाइन सेगमेंट। देखें ये फंक्शन लीनियर है, 2x-5 है, तो ये इसका ग्राफ लाइन बनेगा। इसको डिस्टेंस फार्मूला के ज़रिए भी चेक करें, तो डिस्टेंस फार्म ज़ाहिर लाइन जो होगा तो लाइन का डिस्टेंस फार्मूला से फाइंड कर सकते हैं। तो -1 से लेके 3 तक, तो x जो है वो पहला पॉइंट है वो -1 आ गया, तो इसके ऊपर y क्या आएगा, -1 इसमें पुट कर दें y में, तो ये आएगा -1 -2 -7, तो ये पहला पॉइंट -7 आएगा। और फॉर एग्जांपल इसको x1 और y1 कह दें, और x2 जो है वो है आपके पास 3, और y2 जो है वो बनेगा यहाँ पे 3 इसमें पुट करें 6 -5 1 आएगा। तो आपके पास दो पॉइंट्स आते हैं P1 P2 अगर आप उनका नाम रखते हैं, एक आता है -1 और -7, और P2 आता है
P2 जो है वो पॉइंट बनता है 3 and 1। तो डिस्टेंस फार्मूला से इनका डिस्टेंस फाइंड करें, तो ये वही आना चाहिए जो आपने इंटेग्रल वाला फार्मूला यूज़ करके किया है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 करना है। और फिर क्वेश्चन नंबर ये जो 3 से लेके 8 तक का सेट है, इसमें ये कहते हैं कि आपने ये करना है कि ये जो इंटेग्रल वाला फार्मूला है ना, सिर्फ वो बनाना है। क्या कह रहा है? सेट अप इंटेग्रल दैट रिप्रेजेंट द लेंथ ऑफ द आर्क, देन यूज योर कैलकुलेशन टू फाइंड द लेंथ करेक्ट टू 4 डेसिमल प्लेसेस। तो ये वो फंक्शन है जिसकी आर्क की लेंथ फाइंड करनी है। तो जाहिर है इसका पहले वो फंक्शन बनाएंगे जिसको इंटीग्रेट करना है, यानी dy/dx पहले फाइंड करेंगे, जहाँ पे y आउटपुट वेरिएबल है, वहाँ पे dy/dx फाइंड करेंगे और फार्मूला में पुट करेंगे। या जैसे ये क्वेश्चन नंबर 7 है, y इनपुट वेरिएबल है और x आउटपुट है, तो यहाँ पे dx/dy फाइंड करेंगे और फार्मूला में पुट कर देंगे और कैलकुलेट कर लेंगे। इस तरह क्वेश्चन 9 से 20 है, इनको करेंगे। और अगर कोई जो है वो कॉम्प्लिकेटेड अगर हो तो उसको इग्नोर किया जा सकता है, लेकिन ये क्वेश्चन बहरहाल करने हैं 20। और फिर 21 से 22, तो 20 क्वेश्चन नंबर 22 तक जो है वो आप लोगों ने सॉल्व करने हैं, और बल्कि 23 और 24 भी करें। 24 तक ये क्वेश्चंस करने हैं, और वही जो फार्मूला हमने, बाकी वो जो कहता है कि विजुअली एस्टिमेट इट्स लेंथ, इसको आप छोड़ दें, विजुअली एस्टिमेशन को या कोई कंपैरिजन है इसको छोड़ दें। बस इन क्वेश्चंस को जो है वो आप सॉल्व कर लेंगे जो कि गिवन फार्मूला है। तो क्वेश्चन बहरहाल 1 से लेके फिर अब जिम्मे हो गए 24 तक। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।